नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो आइएगा हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले क्रम में हमने जो देख लिया है वो सामान्य परिचय संस्कृत का देख लिया है और हमने देख लिया है वर्ण विचार। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हमने वर्ण विचार देखा है और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हमारे वर्णों की जो संख्या हो जाती है वो त्रिषष्टि चतुष्षष्टि हो जाती है। हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया है संस्कृत भाषा को और आपका जो संस्कृत का पेपर होगा उस संस्कृत के पेपर में हमारा यही अंदाजा रहेगा कि हम एक भी नंबर न कटने दें। और तो हमें तैयारी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें तैयारी बहुत बखूबी करनी है और संस्कृत का बढ़िया से हमें अध्ययन इस प्रकार करना है कि हमारी व्याकरण का एक नंबर न कटे। हम एक एक चर्चा पर, एक एक पॉइंट पर उसको आसानी से, जिस प्रकार कहने का तात्पर्य अपनी मायड़ भाषा में हम अगर कोई चीज समझते हैं तो बखूबी ज्यादा समझ में आती है, उसी प्रकार से समझकर चलेंगे तो कहीं पर भी किसी सूत्र विशेष में, किसी उदाहरण विशेष में, किसी अपवाद में, किसी सूत्रों की शंकाओं में, किसी रूप सिद्धि में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो आइएगा हम आगे चलते हैं। हमारे सामने आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उच्चारण स्थानम। उच्चारण स्थानम, उच्चारण स्थान आज हमारा टॉपिक रहेगा, उसको हम बखूबी समझेंगे। उच्चारण स्थानम से तात्पर्य क्या है, क्या ये काम आएगा, उच्चारण स्थान में हमें किस प्रकार से ये चीजें देखने को मिलेंगी। क्या उच्चारण स्थान सर हमें तो आते होंगे? हाँ, निश्चित तौर पर अगर आपने निश्चित तौर पर संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आपको उच्चारण स्थान निश्चित तौर पर कंठस्थीकरण होंगे, पर मुझे पढ़ाना भी है और उसमें आपको नई चीज इंक्लूड करके बतानी है। शिक्षक का कार्य यही होता है, वो कुछ नई चीजें ऐसी इंक्लूड करें कि विद्यार्थियां बड़ी बढ़िया तरीके से समझ पाए एक टॉपिक को। आएगा तो इसमें अपना पहला एक कर्तव्य यहां पर ये रहेगा साथियों कि यहां उच्चारण स्थान से निश्चित तौर पर स्थान के प्रश्न तो क्लियर होंगे ही होंगे, अर्थात एग्जामिनर जो है वो स्थान के प्रश्न पूछेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई ना कोई वर्ण का कोई ना कोई स्थान जरूर होगा, कोई ना कोई वर्ण का कोई ना कोई स्थान जरूर होगा, तो उसके बारे में प्रश्न निश्चित तौर पर 2 या 3 प्रश्न पूछेगा। और दूसरी बात मैं करूं तो दूसरा प्रश्न क्या पूछ सकता है एग्जामिनर? दूसरा प्रश्न यहां पर अपना क्लियर भी होगा। क्या क्लियर होगा? दूसरा प्रश्न हमारा क्लियर होगा संधि का। हाँ साथियों, यहां से संधि के उदाहरण भी कम से कम 70% संधि के उदाहरण कंप्लीट हो जाएंगे। अगर मैं जहां तक मानता हूं, अगर आप पूरी संधि भी ना पढ़ें तो भी यहां पर अगर उदाहरण पढ़ लिए आपने तो भी आपके संधि के 70% ऐसे उदाहरण हो जाएंगे कंप्लीट कि आपको आशा हो जाएगी कि इसमें संधि कौन सी है ना। सूत्र इत्यादि पढ़ेंगे उसमें तो अलग महत्व चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर सूत्र पूछे तब क्या दिक्कत है, पर कोई संधि का उदाहरण आपसे पूछे और आपसे पूछ बैठे कि यहां संधि कौन सी है, तो वैसा प्रकार का प्रश्न आपका निश्चित तौर पर आता है तो वहां पर भी ये उच्चारण स्थान नाम का टॉपिक आपका क्लियर कर देगा। ये सारी गहन अध्ययन से होती चीजें। आप ये मान के चलिएगा अगर पाणिनि ने अगर संधि बनाई है ना, पाणिनि जी ने अगर संधि बनाई है तो उन्होंने उच्चारण स्थान को बखूबी ध्यान में रखा है और हकीकत बात है ना। तो स्थान यहां पर कंप्लीट हो गया, संधि भी कंप्लीट होगी। आइएगा हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा साथियों, हमारे सामने 1 नंबर सूत्र यह आता है, आप सभी को याद भी होगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे यहां पर डरने की आवश्यकता नहीं कि आपको नहीं आता। तो सबसे पहला सूत्र है अकूह विसर्जनीय नाम कंठः, षष्ठी बहुवचन है ना। अकूह विसर्जनीय नाम कंठः। देखिएगा किसी को याद नहीं है तो याद कर सकता है, अकूह कोई दिक्कत नहीं, विसर्जनीय नाम कोई दिक्कत नहीं, कंठः याद हो गया ना। बोल के देखिएगा अकूह विसर्जनीय नाम कंठः, याद हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, इस सूत्र को याद होना ही चाहिए आपको, चूंकि एग्जामिनर दे देगा अकूह डेश 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 क्या आएगा, एग्जामिनर दे देगा कंठः डेश 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 पहले क्या आएगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहां पर इसका क्या मतलब रहता है, कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थल कंठ माना जाएगा, आओ देखते हैं। यहां से लिया मैंने अ ले लिया, ए के 3 भाई, 3 स्क्वायर लगा दिया सर। ए का 3 का मतलब साथी ये है, अ ह्रस्व भी है, अ दीर्घ भी है, आ दीर्घ है और आ
जिसके पीछे प्लुत का निशान लग जाए, ये प्लुत है। समझ में आई बात? आ तो ये प्लुत हो गया। आगे चले तो यहां पर अपने सामने आएगा कु। कु एक कु चू टू कु, अर्थात क वर्ग आ गया, क वर्ग आ गया, है ना। उदितः एते उदितः कु चू टू कु एते उदितः, जो हमने कल ही पढ़ा है ना। तो क वर्ग में आ गया। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? क ख ग घ ng, है ना। क ख ग घ ng। तो यहां पर अपने सामने 5 वर्ण ये हो गए। अगला क्या आ गया? विसर्ग, विसर्जनी यानी विसर्ग। विसर्ग से पहले है आ गया ना, ये देखो ह, और है के बाद में विसर्ग। विसर्ग जो 2 बिंदु होती हैं और जिसको हम क्या कहते हैं? अयोगवाही के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो अपने को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर आ गया ये और ये, और इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थल माना जाएगा, इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थल माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? कंठः। तो कितने आसानी से याद हो जाएंगे, है ना। एग्जामिनर सीधा सा प्रश्न पूछेगा बताओ भैया आप लुत का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो आपका उत्तर सीधा जाएगा कंठः। आपसे पूछ लेगा निम्न में से क वर्ग में से ग वर्ण का उच्चारण स्थल कौन सा है? कंठः। विसर्ग का कौन सा है? कंठः। आपसे पूछ लेगा ह वर्णस्य उच्चारण स्थलम, तो कंठः, ये उत्तर जाएंगे। क्या सर इसमें और भी है क्या? हाँ साथी, एक बार गौर करिएगा। क्या गौर करना है? यहां पर एक नोट ध्यान रखना है और एक बात ध्यान रखनी है। यहां पर कुछ वर्ण और है, जैसे कि सर, जैसे एक बात आई अपने सामने क और ख। सर ये तो आ गए ना, ये नहीं आए अभी तक। हाँ सर, ये कौन है? इनका तात्पर्य सर हमें पता है, जीवामूल्य। जीवामूल्य, ये जीवामूल्य है या जीवामूलम, है ना। जीवामूल्य वर्ण आ गए क और ख, आगे सब क ख। उपउपधमानिया नाम अष्ट, उ और प वर्ग, हम प और फ वर्ग देखिए जिनसे पहले अर्ध विसर्ग आता है और क ख से पहले अर्ध विसर्ग आता है, इनका भी उच्चारण स्थल क्या माना जाएगा? कंठ माना जाएगा साथियों। एक बात और है, कौन सी है? दूसरी बात ये रही, और कौन से हैं? और देखो, आपने देखे होंगे क, आपने देखे होंगे ख ख, आपने देखे होंगे ग। आपका दिमाग बोलेगा सर हमें याद है घ घ। कहां आए? सर ये तो आए हैं यम वर्णों में। बहुत बढ़िया, यह निश्चित तौर पर यम वर्णा है। यम वर्णा, यम वर्णा, ये यम वर्ण है, ध्यान रखना। यम वर्ण थे आपके क ख ख ग घ घ, है ना। तो निश्चित तौर वेदों के वर्ण है, इनका भी उच्चारण स्थल कहां से माना जाएगा? कंठ से ही माना जाएगा। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा तो आप निश्चित तौर पर उत्तर दे देंगे, और अगर ये पूछे तो भी आपका उत्तर निश्चित तौर पर क्या जाना चाहिए? कंठ जाना चाहिए। तो नई बात भी सीखने को मिली और अकु है विसर्जनम कंठ सूत्र भी याद हो गया। तो कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां से अपना सीधा उत्तर जाएगा। एग्जामिनर क्या करता है? उच्चारण स्थान से बखूबी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लेता है। आइएगा आगे चलते हैं, और पूछता ही है, निश्चित पूछ लेता नहीं है, पूछता ही है, ध्यान रखना। 2 नंबर सूत्र, 2 नंबर सूत्र क्या है? 2 नंबर सूत्र है इचु यसाना। यहां नीचे लिखता हूं क्योंकि इसमें संधि भी आ जाएगी। 2 नंबर सूत्र, इचु यसाना। ताल सूत्र आया है इचु यसानाम तालु। क्या कहता है इचु यसानाम तालु? भाई याद होना चाहिए, बोलना जरूरी है, एक बार बोल लो इचु यसानाम तालु, ठीक। अब ये क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। ये क्या कहता है? यहां पर हमने वर्ण लिए, हमने लिया ई, इसके 3 भाई, वही आपको समझ में आ गई होगी बात। आगे हमने लिया चू यानी च वर्ग, आगे हमने लिया य, और आगे हमने लिया श, ठीक। इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थल होगा वो कौन सा माना जाएगा? वो सर माना जाएगा तालु। क्या माना जाएगा? तालु।
उसका उच्चारण स्थल माना जाएगा तालु। ठीक है, एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है, ये तीनों हो गए ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ठीक है, छ वर्ग हो गई, च छ ज ज य हो गया, श हो गया, उच्चारण क्या बताओगे? तालु बताओगे। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर हमारे सामने पहला प्रश्न तो क्लियर हो गया कि अगर उच्चारण स्थल पूछेगा तो हमारा उत्तर गलत नहीं जाएगा। ठीक बात। अब यहां पर एक नई बात इंक्लूड करता हूं जिसका नाम है संधि। संधि कैसे? देखो, मैंने कहा ई का भाई कौन है? य। गौर करिएगा, नई चीज सीखने को मिलेगी। अगर आप बच्चों को भी पढ़ाओगे तो आप नई तरीके से संधि पढ़ा पाओगे। ई का भाई कौन है? यह है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैंने कह दिया चैवर का भाईचारा किसके साथ है? तालव्य श के साथ। ठीक है, ई का भाईचारा है य के साथ, आदि य के साथ, बिना स्वर के य के साथ। चैवर का भाईचारा है स के साथ। कौन सा स? तालु वाला। और तालु वाले स को हम क्या कहते हैं? तालु वाले स को हम तालव्य श के नाम से संबोधित करते हैं। कौन सा स? तालव्य श। तालव्य, इसको तालव्य श के नाम से संबोधित किया जाता है, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, तालव्य श के नाम से संबोधित किया जाता है। अब मैंने कहा ई और य का भाईचारा, ई चाहे ह्रस्व है चाहे दीर्घ है, इन दोनों का भाई कौन है? यह है। और यह के ई और य के भाईचारे को मैं अपनी तरफ से कहता हूं यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि का नियम नंबर 1, यण संधि का भाग नंबर 1 कह दो। ठीक, और मैं यहां पर कहता हूं जो च और स का भाईचारा है वह संधि है विसर्ग। कौन सी संधि है? विसर्ग। ठीक है, यहां पर अपनी बात क्लियर होती है। अब देखो, आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि ई का भाई हमेशा कौन होता है? यह होता है। चैवर का भाई हमेशा कौन होता है? श होता है। यहां पर संधि विसर्ग है और यहां पर संधि यण है। कैसे है? आओ उसको मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार। जैसे देखो, मैंने कहा यहां पर सबसे पहले यण संधि का उदाहरण लिखा। यण संधि, पॉइंट नंबर 1, भाईचारा किसका किसका है? ई का, ह्रस्व और दीर्घ दो ही होते हैं, प्लुत का नहीं होता। प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, याद रखना, प्लुत के साथ संधि नहीं होती। ई क्योंकि निषेध हो जाता है। ठीक है, ई का भाई कौन है? सर यह है हलन। ये बात कंप्लीट हुई। जैसे उदाहरण देखिएगा, उदाहरण करते हैं। मैंने कहा आपके सामने एक उदाहरण लिखा, शुद्धि प्लस उपास्य। बुद्धि की उपासना करना, शुद्धि प्लस उपास्य, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्धि प्लस उपास्य उदाहरण आ गया। प्लस से पहले क्या है? सर ई है। ई का भाई कौन होता है? सर ये, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैं यहां लिखूं सु आदाध है, आधे ध में किसकी मात्रा? ई की मात्रा। कौन सी? दीर्घ। और बाद में कौन है? उपास्य। ठीक है, यहां हमें करना क्या है? ई की जगह हमें बैठाना है यह को, क्योंकि ई का भाई कौन है? यह है। अगर मैं ई की जगह यह को बैठाऊंगा तो अपना उदाहरण ये बन के आएगा साथियों। क्या बन के आएगा? सु आदाध है, और यहां पर ई था, ई की जगह मैंने बिठा दिया किसको? हलंत यह को। और बाद में कौन आ गया? बाद में आ गया अपना उपास्य। अगर हम इसको जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो उदाहरण क्या बन के आएगा? ध आधा, यह में ऊ की मात्रा। तो यहां पर उदाहरण बन के आएगा हमारा शुद्धोपास्य। शुद्धोपास्य, विसर्ग नहीं आएगा, माफ करना। शुद्धोपास्य, ये उदाहरण बन के आएगा। तो हमें एक पता चला कि ई का भाईचारा ये के साथ होता है, तो हमारी संधि तुरंत पता चल जाती है कि यण संधि है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लोग कर सकते हो, कोई भी उदाहरण कर सकते हो निश्चित तौर पर। इसी प्रकार से हमारी दूसरा पॉइंट जो आता है विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि जिसको हम सत्व विसर्ग के नाम से जानते हैं, सत्व विसर्ग। यहां पर क्या बात होगी? यहां पर आप तुरंत बात सीख जाओगे कि साहब भाईचारा किसका था? सर भाईचारा था हमारे सामने च वर्ग का, और च वर्ग का भाईचारा था किसके साथ? तालव्य श के साथ। ठीक बात है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या नियम बनेगा? नियम देखना थोड़ा सा, नियम ये देखना, अगर आपके सामने विसर्ग दिख रहा है
देखो विसर्ग मूल स्थिति में ही होती, मूल स्थिति होती है हमेशा से, है ना। इसके बाद में आपको दिख जाए कोई भी चयवर का वर्ण, चय दिख जाए, छय दिख जाए या तालव्य श दिख जाए, ये तालु है। ये तालु का एक कहने का तात्पर्य वर्चस्व हो गया। तालु तालु को ही लेके आता है, अपना भाई अपने भाई को ही लेके आता है। तो ये विसर्ग क्या लेके आएगा, इनको आगे देखने के बाद में ये विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, तालव्य श आ जाएगा। ये तालव्य श आ जाएगा और तालव्य श आ जाएगा तो हमारी संधि बन जाएगी कौन सी, विसर्ग संधि में सप्तम विसर्ग। ठीक है, तो यहां पर ये नियम तैयार हो गया बढ़िया तरीके से। अब इसका उदाहरण करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा कश प्लस चित, कश प्लस चित, है ना। तो यहां पर उदाहरण बन के क्या आएगा सर, यहां पर देखो स दिख रहा है और यहां पर चय दिख रहा है, तो साहब स के स्थान पर कौन आ जाएगा, तालव्य श। इसका विसर्ग युक्त भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, पर मूल क होता, कस होता है ना। मूल शब्द क्या होता है, कश होता है। तो यहां पर कस प्लस चित है, इसका सही विच्छेदित रूप होगा। अब इसका उदाहरण बनेगा, क्या बनेगा, क तालव्य श और ये लोग कश्चित। वैसे देखा जाए तो यहां पर स के स्थान पर इच्छुत्व संधि होती है। इच्छुत्व संधि का भी कार्य होता है, पर मूल विसर्ग संधि होती है। तो यहां पर विसर्ग संधि मानिए कश्चित शब्द में, तो यहां पर अपना विसर्ग संधि का कार्य भी हो गया। जैसे एक उदाहरण और देखिएगा, मैंने आप लोगों के सामने कहा निष्प्लस शुल्क, निष्प्लस शुल्क। ठीक है, अब यहां बनाओगे तो आप निश्चित तौर पर यही बनाओगे, निःशुल्क बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी दोष है, जब भी दोष है साथ में आते हैं, जब भी दोष है साथ में आते हैं, तो यहां पर विकल्प में हमें विसर्ग युक्त उदाहरण भी बना लेना चाहिए, वो भी सही माना जाता है। कैसे, जैसे निःशुल्क आपने बना लिया तो आप यह उदाहरण भी लिख सकते हो, ये भी सही है, निःशुल्क। ये विकल्प भाव पक्ष होता है, जो आप आगे भी समझेंगे और यहां पर भी समझ सकते हैं। तो विसर्ग युक्त भी बना सकते हो, निःशुल्क है, आपने बखूबी देखा भी होगा, बहुत जगह लिखा होता है निःशुल्क। तो यही कारण है कि ये जो स के उदाहरण बनते हैं वो विकल्प युक्त बनते हैं, पर च छ के उदाहरण बनते हैं विकल्प युक्त कभी नहीं बनते हैं। जैसे निह प्लस छल बनाओगे, निश्चल बनाओगे, तो वहां पर निह छल कभी नहीं बनेगा। पर जब भी स दो आएंगे तो वहां पर विकल्प युक्त उदाहरण आप निःशुल्क विसर्ग युक्त भी बना सकते हो। तो यहां पर संधि जो हुई है वो विसर्ग संधि हुई है, यहां पर विसर्ग संधि हुई है, यहां पर आप संयोग करोगे, क्या करोगे, संयोग करोगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर विसर्ग संधि की बात भी हो गई। तो हमारा एक सूत्र देखो, इचुएशन तालु, सूत्र तो सिंपल सा है, पर इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर विद्यार्थी ग्रेड बेस की तैयारी अच्छे से करता है तो ये चीजें अगर दिमाग में है तो उसका उत्तर गलती से गलत जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसने उसके साथ वर्णों के साथ इस प्रकार खेला है कि वर्ण भी कंफ्यूज हो गए कि हमें बताना है या नहीं बताना, क्योंकि इसको तो आता है। तो यही बात ध्यान रखना। तो इचुएशन तालु कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। अगला सूत्र कौन सा है, सूत्र नंबर तीसरा। सूत्र नंबर तीसरा क्या कहता है, आइएगा साथी। सूत्र नंबर तीसरा कहता है ऋतु रसाणाम, मूर्धा। सर मूर्धा यानी मरा हुआ नहीं रे, मूर्धा एक स्थान होता है। कहां होता है सर, मुर्दा होता है, ये ऊपर वाले दांत है, इससे पीछे जीभ लगाओ, जीभ लगाओगे तो ये मूर्धा वाला स्थान ही है। बात खुरदरा सा भाग है ना, खुरदरा सा भाग है मुंह में, तो ऊपर वाले दांत के पीछे। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा क्या कहता है साहब, मूर्धा से उच्चारण होगा। आप यहां पर देख पा रहे हो ऋतु रसाणाम, है ना, ऋतु रसाणाम। अगर आप बोलोगे तो भी जीभ ऊपर जाएगी और थोड़ा सा घुमाव खाएगी, तो यही मूर्धा है। आओ इसके वर्णों को देख लेते हैं। एग्जामिनर सीधा सा प्रश्न यही बनाएगा, क्या लिया सर, री लिया, आगे क्या लिया सर, री लिया। री के कितने भाई सर, री के 3 भाई होते हैं साहब। आगे क्या है, 2 यानी ट वर्ग। आगे क्या है सर, र है। आगे क्या है, मूर्धन्य श है। ठीक, इन सभी का जो उच्चारण स्थल है
इन सभी का जो उच्चारण स्थल है वो कौन सा माना जाता है? मूर्धा, मूर्धा माना जाता है। ठीक, इनका उच्चारण स्थल माना जाता है मूर्धा। ठीक, अब यहां पर हम आगे देखें, री के तीनों भाई समझ में आ गए होंगे, री ह्रस्व, री दीर्घ और री प्लुत। ठीक, अब यहां पर हमारे सामने एग्जामिनर कोई भी प्रश्न बना दे, यहां से हमारा उत्तर क्या जाएगा? उच्चारण स्थल मूर्धा जाएगा। बात ये याद रखनी है, स को हम कौन सा स कहते हैं? स को सर हम मूर्धन्य श कहते हैं। कौन सा? मूर्धन्य। इसको हम मूर्धन्य श के नाम से संबोधित करते हैं, इसको हम मूर्धन्य श कहते हैं। अब यहां पर हम संधि की चर्चा करते हैं। संधि की चर्चा क्या करेंगे? री का भाईचारा रे के साथ। देखो, पहला तीसरे के साथ जाएगा और दूसरा चौथे के साथ। यही तो एक कला है, यही तो एक तरीका है हर चीज को बढ़िया समझने का। हम बढ़िया कब समझ सकते हैं? जब हमने गहराई से अध्ययन किया। अगर हम गहराई से अध्ययन करेंगे तो हमें हर चीजें कुछ ना कुछ आपको उत्तर देके जाएगी, ये जरूर ध्यान रखना। री और रे का भाईचारा कौन सा है? सर यण संधि होगी। यण संधि का कौन सा पार्ट? यण संधि का दूसरा पार्ट। और विसर्ग संधि होगी ट वर्ग और स वाला, यह होगी विसर्ग, विसर्ग संधि, यह होगी विसर्ग संधि, है ना। अब आओ आगे चलते हैं। री ट वर्ग र और श हो गए आपके सामने, यहां पर यण संधि होगी, यहां पर विसर्ग संधि होगी, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आइएगा हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यण संधि की बात करूं, ये देखो यण संधि की बात करते हैं। इसका दूसरा नियम है, याद रखना। यण संधि का पहला नियम हमने पढ़ लिया, ई का भाई ये है। यहां पर भाईचारा किसका है? सर यहां पर री का भाईचारा है, री का भाईचारा, री दोनों ह्रस्व और दीर्घ दोनों। इसका भाईचारा किसके साथ है? सर इसका भाईचारा रे के साथ है। ठीक, रे के साथ, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण करके देखते हैं। उदाहरण देखो, मैंने कहा मातृ प्लस आदेश, माता जी का आदेश है, सब कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। मातृ प्लस आदेश है। तो यहां पर एक बात देखिएगा, यहां पर आपको दिखेगा री, इसको आगे और बढ़ाते हैं, मां का मां आधा तय, और यहां पर किसकी मात्रा है साहब? री की मात्रा, ऋषि वाले री, ह्रस्व है। ठीक है, ज्यादातर ह्रस्व देखने को मिलता है री में उदाहरण। और आगे कौन है? आदेश। यण संधि का बनेगा ये उदाहरण। हमें करना क्या है? री का भाईचारा कौन है? सर री का भाईचारा हमारे सामने रे है, तो री के स्थान पर कौन आएगा साथी? सर री के स्थान पर तो रे आएगा। कौन आएगा? रे आएगा। रे कौन सा आएगा? आधा रे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइएगा हम बनाते हैं यहां पर उदाहरण। क्या बन के आया अपने सामने? मां आधा तय, री के स्थान पर सर रे, और आगे कौन है? सर आदेश, आदेश। ठीक है, अब यहां पर हम इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड करें, इनको जोड़ें, अर्थात हमने कहते हैं डॉक्टर का काम किया। डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर चीराफाड़ी करता है, और चीराफाड़ी वहीं करता है जहां दिक्कत है। अब आपके कान में दिक्कत है तो डॉक्टर ऐसा थोड़ी कि पूरा चीराफाड़ी करके देखेगा आपको, नहीं, वो कान ही चीराफाड़ी करके देखेगा। तो हमारा दिक्कत री का था, रे बदल दिया और मात्रा आदेश आया। अब त र और आ, देखो आपको एक संयुक्ताक्षर नाम सुना होगा, त र और आ। याद रखना संयुक्ताक्षर संस्कृत में नहीं माने जाते, ध्यान रखना। मैं आपको आगे बता देता हूं, पहले संयुक्ताक्षर की कंडीशन। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? क्ष है, त्र है, ज्ञ है और श्र है, और द भी है ना। इनको मानक नहीं अपनी हिंदी संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में 4 मानक है, संस्कृत भाषा में बिल्कुल नहीं, ये केवल एक संयोग है, ध्यान रखना। संस्कृत में तो क्ष बनता है आधा क, आधा श, और कोई ना कोई स्वर मिल जाए तो क्ष, आ जुड़ता तो क्षा बन जाता। बात समझ आ गई? यहां पर त्रय बन गया त र, जो अभी अभी अपन पढ़ रहे हैं, यही बात पढ़ रहे हैं। तो त्रय बन गया, आ होता तो त्रा बन जाता। बात समझ आ गई? ज्ञ बनता है ज, य, और कोई ना कोई स्वर। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ज्ञ। कभी भी ज्ञान बोलना चाहिए, ज्ञान नहीं बोलना चाहिए, पर ज्ञान बोले आपने समाज में लाल कर देगा लड़ा। तो ज्ञ उच्चारण करते हो कोई दिक्कत नहीं, पर सही प्रोनाउंसिएशन तो ज्ञ ही होता है। स्र, स, र, और कोई ना कोई स्वर जोड़ दिया, स्र बनने का, है ना। द बनेगा आधा द,
आधा ये और कोई ना कोई स्वर जोड़ दिया तो ये बन जाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है संयुक्त अक्षर, पर इसको संस्कृत में वर्ण नहीं माना जाता। संस्कृत भाषा में वर्ण नहीं है, याद रखना। संस्कृत भाषा में ये वर्ण नहीं, ये नमानक है। कहीं पर भी 63 64 हो, चाहे आप 44 करो, कितने भी 42 करो, माफ करो, कहीं पर भी ये वर्ण देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये वर्ण नहीं है, केवल संयोग है। संस्कृत भाषा में क्या है, केवल संयोग माने जाते हैं, है ना। पर हिंदी भाषा में इनको मानक माना गया है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर अपनी कंडीशन यही आई, त र और आ की। तो ये त्र और र और आ क्या बन जाएगा, त्रा, तो बन जाएगा मात्रा देश। ठीक, मात्रा देश। संधि कौन सी हुई, यण संधि। तो लगभग ये मान के चलना, अगर मध्य में त्र की कोई कंडीशन आती है, त्र वाली लाइन आती है, त्र त्रा त्रु त्रु, है ना, तो ये कभी भी लाइन आती है तो मान के चलना कंफर्म यण संधि होगी। ठीक, तो ऋतुलक्षणम मुर्दा अपने को कितनी चीज समझा गया। इसी में अगर आगे बात करें तो विसर्ग संधि की बात करते हैं। विसर्ग संधि जो कि सत्व विसर्ग संधि में ही आएगा पॉइंट, है ना। सत्व विसर्ग में आएगा। क्या नियम बनेगा, भाईचारा किसका किसका है। सर भाईचारा तो यहां पर है ट वर्ग का और मूर्धन्य श का, ये भाईचारा है। ठीक है, ट वर्ग और मूर्धन्य श का भाईचारा है। अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं यहां पर ट वर्ग और मूर्धन्य श का भाईचारा है। संधि क्या बनेगी हमारे सामने, संधि विसर्ग संधि बनेगी। नियम क्या बनेगा, नियम देख लो। यहां पर आपके विसर्ग है, मूल स्थिति स से स्टार्ट होते ही याद रखना। यहां प्लस है और यहां पर टा मिल जाए, थ मिल जाए या मूर्धन्य श मिल जाए। बहुत बार एग्जाम में सेकंड ग्रेड में ठ का उदाहरण पूछा गया है। देखो ये मिल जाए तो अपना नियम क्या बन के आएगा, हमें क्या करना है, मूर्धा वाला मूर्धा को ही लेके आएगा सब। वही बात है, तालु वाला तालु को लेके आए तो मूर्धा वाला मूर्धा, क्योंकि इनका उच्चारण स्थल मूर्धा है और श जो मूर्धा का उच्चारण स्थल है, तो यहां पर मूर्धन्य श ही आएगा। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, उदाहरण बन गया। तो उदाहरण कैसे बनेगा, जैसे देखो मैंने एक उदाहरण लिखा, द्वितीयस प्लस ठकारः, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया उदाहरण है। द्वितीयस प्लस ठकारः, मूल स्थिति द्वितीय है भी कर सकते हो, पर मूल स्थिति द्वितीयस प्लस ठकारः। अब करोगे क्या, तो सर स को मूर्धन्य श बना देंगे। हाँ भाई सही बात, तो क्या बन जाएगा, द्वितीयस प्लस ठकारः, ये बन गया द्वितीय स्पर्श ठकार। संधि कौन सी होगी, यहां पर सत्व विसर्ग या विसर्ग संधि का उदाहरण माना जाएगा। कंप्लीट हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको मैंने एक उदाहरण और लिखा, रामस प्लस षष्ठः, रामस प्लस षष्ठः। अब देखो स वाली बात आ रही है, क्योंकि दोनों स आएंगे तो दोनों विकल्प में बनेंगे उदाहरण। क्या बनेगा, यहां पर एक बनेगा रामस और मूर्धन्य श हो जाएगा, और यहां पर बन जाएगा रामस षष्ठः। यहां पर तो विसर्ग संधि हो चुकी है, पर यहां पर विकल्प भाव पक्ष में अगर दो से आए, कभी भी कोई सा भी दोनों तीनों से दोनों आ जाएं, तो हमेशा याद रखना यहां पर उदाहरण जो निष्पन्न होगा वो होगा रामः विकल्प भाव पक्ष में षष्ठः। और यहां पर अगर आपको करना है तो आप यहां संयोग करना, संयोग हुआ है, संधि नहीं हुई। ठीक है, यहां पर संधि हुई है और यहां पर संयोग हुआ है, ध्यान रखना, यहां संधि यहां संयोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर विसर्ग संधि सप्त विसर्ग के बारे में आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हमारे सामने ऋतु लक्षणम मूर्धा की कंडीशन भी क्लियर होती है। आओ आगे चलते हैं। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 है ऋतु लशानाम दंता। ऋतु लशानाम दंता क्या कहता है, ऋतु लशानाम दंता, एक बार बोल लीजिएगा, ऋतु लशानाम दंता क्या कहता है। आओ देख लेते हैं इसको। देखें यहां से क्या लेंगे सर, यहां से लेंगे लृ,
ठीक, यहां से क्या लेंगे सर, यहां से लेंगे त वर्ग, यहां से क्या लेंगे सर, यहां से लेंगे ल, यहां से क्या लेंगे, यहां से लेंगे श। इन सभी का जो उच्चारण स्थल माना जाएगा वो माना जाएगा दंता, माना गया भी दंता ही माना जाएगा, क्योंकि लरी तूल अशानाम दंता सूत्र कहता है। अगर सूत्र कहता है तो हमारा उच्चारण स्थल प्रश्न पहला बन गया। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आपका उत्तर क्या जाएगा, दंता ही जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना। अब देखो यहां पर हम देखते हैं कि लरी के दोनों भाई होते हैं क्या सर, नहीं होता, लरी ह्रस्व होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दीर्घ का तो क्या होता है, अभाव, दीर्घाभाव। परंतु दीर्घाभाव, परंतु लरी ये भी मानक है, मानक भी है और नहीं भी मानक, दोनों चीजें ध्यान रखना। तो यहां पर पूछा जाए तो आपको दंता ही करना है, ये जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं शय की। शय को कौन सा शय कहते हैं सर, इसको दंत शय कहेंगे। बहुत बढ़िया, इसको हम दंत शय के नाम से संबोधित करेंगे। ठीक, इसको हम दंत शय के नाम संबोधित करेंगे। अब यहां पर देखो नियम बनेगा वही, लरी का भाईचारा लय के साथ, लरी का भाईचारा लय के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लरी का भाईचारा लय के साथ, लरी का भाईचारा लय के साथ। आओ देखते हैं। हाँ आइएगा, लरी का भाईचारा लय के साथ है और तैवर का भाईचारा सय के साथ है। लरी और लय के भाईचारे को सर यण संधि कहेंगे, कहेंगे साहब। इसीलिए आपको पता चलना चाहिए कि एक कहने का तात्पर्य कि अगर अपन कोई भी ग्रेड को क्वालिफाई करें, अगर ग्रेड नौकरी लगे तो आपके सब्जेक्ट का नॉलेज आपको इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको मजा आ जाए। क्योंकि अगर सब्जेक्ट में गेन कर गया जो नंबर, तो वो जीके में वही बात है 50-60, 40-50-60 इतने रहने वाले। पर अगर अपने सब्जेक्ट में अगर मात नहीं खाए, अगर सब्जेक्ट में शानदार इतना नॉलेज हो, डीपली नॉलेज हो कि सब्जेक्ट में क्लियर कर जाए, तब देखो मजा। फिर सिलेक्शन कौन रोकता आपका, कोई नहीं रोक सकता। सब्जेक्ट बढ़िया होना चाहिए। यण संधि है ना, यण संधि, टावर्ग और सह, टावर्ग और सह को अगर मैं देखूं तो यहां पर हो जाएगी विसर्ग संधि, कोई दिक्कत नहीं। तीनों अब कंसेप्ट जुड़ गए, अब इतनी चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी। एक कंसेप्ट याद हो गया तो उससे 3 कंसेप्ट और अपने आप तैयार हो गए। ठीक, आओ तो यण संधि, यण संधि का कौन सा पॉइंट आ गया, तीसरा आ गया साहब। ठीक, और इसका कौन सा आ गया, विसर्ग संधि का तीसरा, इसका भी आ गया। हाँ हम बात कर लेते हैं यण संधि की। यण संधि की बात करते हैं। यण संधि का हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक, भाईचारा किसका किसका सब, भाईचारा है यहां पर लरी और लय का, लरी और लय का यण संधि होगा। उदाहरण क्या बनेगा, उदाहरण देख लो, लरी प्लस अकार, लरी प्लस अकार, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा लरी, लरी का भाई कौन है सर, लरी का भाई तो लय है। कौन सा लय, आधा लय, ये लो लिया है। ठीक, करना क्या है, कुछ नहीं करना, हमें यहां पर अकार है लिखना है। क्या करना है सर, जोड़ना है, क्या बनेगा, लकार है, ये बन गया लकार है। लकार है में संधि कौन सी है, लकार है में यण संधि है। बात क्लियर हुई, आपके दिमाग में बैठी। तो यही बात है, लरी प्लस आकृति लाकृति, इसी प्रकार बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यण संधि को भी बखूबी यहां पर देखो, संधि का टॉपिक कितना बड़ा होता है। संधि को कम से कम अगर अपन मान के चले तो अपन को 15, 16, 17 दिन लग जाते हैं संधि पढ़ते। पर यह कंसेप्ट ऐसा है कि आप एक दिन में संधि के इतने उदाहरण आपके दिमाग में बढ़ जाएंगे। उसका कंसेप्ट जो है, जो पाणिनि ने सूत्रों के हिसाब से जो चीजें लिखी हैं, उनको हमने आसानी से उच्चारण स्थान में समझ लिया है। बड़ी बात यह है ना। तो कोई विद्यार्थी को कई बार संधि में गुरुजी में संधि को नहीं आ, संधि में बहुत दिक्कत आ, संधि में कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आ सकती अगर उच्चारण स्थान क्लियर है तो। आइएगा, इसी में विसर्ग संधि आ गई।
विसर्ग संधि। करेक्शन देने वालों का तरीका एक भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। अलग उनका होता है जो रैंक लाते हैं, तरीका एक उनका होता है जो पास होते हैं, और रैंक वो लाते हैं जो अलग तरीके से सोचते हैं। तो आइएगा विसर्ग संधि, यहां पर देखें विसर्ग संधि में अगर हम देखते हैं तो यहां पर अपना भाईचारा किसका किसका था सर? तय वर्ग का था। किसके साथ सर? दंत्य श के साथ होगा। बहुत बढ़िया, ठीक। नियम क्या बनेगा सर? याद है नियम सर? यहां पर आप स लिखो, यहां पर सर विसर्ग लिखो, मूल स्थिति स की होगी, ये लो प्लस लगा दिया सर, यहां त लिखो, थ लिखो और दंत्य श लिखो, क्योंकि पहला दूसरा और तीसरा यही नियम बनेगा। विसर्जनीय से स सूत्र आता है ना, विसर्जनीय से स आपने कभी पढ़ा होगा, तो विसर्ग संधि में यही सूत्र यही बात कहता है, पहला दूसरा स होना चाहिए। तो यहां पर इसके स्थान पर क्या कर देंगे सर? दंत्य है तो दंत्य लेके आएगा, ये लो दंत्य ले आया, ठीक। अब हम यहां देखते हैं, चलो हम बनाते हैं, आप क्या बनेगा? त थ श आ गया, उदाहरण क्या बन के आएगा? उदाहरण देखो, मैंने कहा नमः या नमश, मूल शब्द नमश होता है, नमः आपके हिसाब से कर लेना, वो ऑप्शन पर देख लेना। अगर मूल स्थिति है तो पहले इसको राइट करना है, अगर नमः है, अगर ऑप्शन में नमश नहीं है तो नमः करना है, नमश प्लस ते, तो उदाहरण बनेगा नमस्ते। नमस्ते। जैसे मैंने कहा राजा प्लस स्थानम, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा, राजस होता है मूल शब्द, स्थानम संस्कृत का शब्द है राजस्थानम, ये जरूर ध्यान रखना। कहने का मतलब है राजस्थान शब्द की खोज हुई थी, तो निश्चित तौर पर राजस्थान जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, ठीक। राज है प्लस स्थानम, जॉर्ज थॉमस और ये जो आपके टॉड थे घोड़े वाले बाबा, इन सब ने ये मिलकर ये सारी 1800 में जेम्स थॉमस था शायद, और फिर उसके बाद में आपका ये टॉड आ गया, तो आपको बखूबी जी के याद होगा। राजस्थानम तो क्या आ जाएगा? राजस्थान। स्थानम, स्थानम नहीं माफ करना, राज है प्लस स्थानम, स्थानम, अब बन जाएगा राजस्थानम, ठीक है। राज है प्लस स्थानम तो राजस्थानम, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे एक उदाहरण और देखो, स वाला और देख लेते हैं, निस प्लस सर्ग, कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा। क्या बनेगा? एक तो बन जाएगा निसर्ग और एक बनेगा निसर्ग, विकल्प भाव पक्ष में। यहां पर क्या होगा? संयोग, यहां पर क्या होगी? संधि, निसर्ग निसर्ग, कोई दिक्कत नहीं। तो आसानी देखो, आसानी देखो, तीनों आपके सामने, इचुएशन में याद है, ऋतु रचना में याद है, ऋतु रचना मुर्दा याद है, तो इतनी डीपली नॉलेज से आप लोगों का एक वीडियो देखने मात्र से आपके दिमाग का एक कहने का मतलब शार्पनेस आएगा, और उससे आप उदाहरण के उदाहरण कर पाएंगे, है ना? आएगा। तो यहां पर अपने सामने ये भी हो गया ऋतु रचना दंता। आगे चल, आगे कौन सा सूत्र लिया होगा? आगे के सूत्र की चर्चा करूं तो आगे सूत्र जो आता है, चौथा है क्या? शायद चौथा ही होना चाहिए, देख लेना भाई। उपूप धमानिया उपउपधमानिया नाम औष्टो, हमेशा याद रखना, जब भी मैं अवसान में रहे अर्थात मैं अंत में रहे, तो उसके बाद में अगर स्वर रहे तो मैं को हमेशा हलंत के रूप में पूर्ण दिखाना चाहिए, और कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो मौनुस्वार है, सूत्र याद आता है, व्यंजन वर्ण हो तो मैं को अनुस्वार कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर उपउपधमानिया नाम औष्टो आएगा, उपउपधमानिया नाम औष्टो। औष्टो इन दो हैं होठ, एक होठ नहीं है। क्या कहता है? क्या क्या लेंगे? आओ, ऊ के कितने भाई सर? 3 भाई है, ठीक। आगे क्या है सर? वर्ग है। देखो यहां पर देखोगे तो उपूप, उपूप यानी उपूप में यहां दीर्घ संधि हुई है, उप प्लस उपधमानिया, ध्यान रखना, उप प्लस नहीं, उप, ऊ आ गया, पू आ गया, पू यानी प्रवर्ग,
और आगे है प्लस उपधमानीय। दीर्घ संधि हो गई, ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ हो गया, दीर्घ संधि हो गई, इसीलिए उपूपधमानीय नाम। तो यहां पर ये जरूर ध्यान रखना ह्रस्व नहीं आता। ऊ का मतलब पैवर्ग से हो गया। आगे आगे आ गया उपधमानीय। अब इनके उच्चारण स्थल क्या होगा? उच्चारण स्थल सीधा सा पूछेगा एग्जामिनर, जो होगा ऑस्ट। ऑस्ट यानी हॉट, ठीक है, ऑस्ट उच्चारण स्थल होगा। ऑस्टव इन दोनों उच्चारण स्थल, ऑस्टव करना चाहिए वैसे देखा जाए तो ऑस्टव, है ना, दो होते हैं, एक और दो, एक और दो, ठीक। ऊ पैवर्ग उपधमानीय, सर इनका उच्चारण स्थल तो ऑस्टव हो गया। यहां पर संधि का नियम बना के बताओ। यहां न तो 4 की कंडीशन है, पहला तीसरे के साथ जाएगा, दूसरा चौथे के साथ। देखो कितना दिमाग लगाया होगा पाणिनि जी ने, अगर संधि बनाई है तो उच्चारण स्थल में भी कितना दिमाग लगा होगा। आप स्वयं सोचिएगा कि मैंने अगर, क्योंकि जब मैं वरिष्ठोपाध्याय में था, तो वरिष्ठोपाध्याय में जब मैं तैयारी किया करता था, शायद मुझे लगता है जहां पे मैं 2 बजे भी उठ के पढ़ने लग जाता था, 3 बजे भी लग जाता था, कंटिन्यू पढ़ता था, फिर स्कूल जाया करता था। स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं किया करता था, घर पर रहकर मैंने हमेशा उनमें से कुछ चीजें निकालनी सीखी। शायद ये आप किसी भी किताब में, किसी भी यूट्यूब चैनल में, किसी भी संस्था में, किसी भी व्यक्ति के पास ये तरीके कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं ना स्व विवेक, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल करते हैं स्व विवेक का निर्धारण, उसी प्रकार से मैं यहां पर करता हूं। जैसे राज्यपाल तो चलो मुख्यमंत्री इनके अधीन रहता है, राष्ट्रपति के पास स्व विवेक का नियम होता है कि भाई वो उसको कुछ ना कुछ देने के लिए बाध्य कर सकता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को। तो वहां पर यही मेरा कंसेप्ट यहां पर भी है कि मैंने भी डिजाइन कर देखा कि पाणिनि ने कितना दिमाग लगाया होगा, और हकीकत है कि साहब यहां पर दिमाग लगाया होगा, अगर नहीं लगाया होता तो शायद मुझसे ये कभी ना बन पाती। ठीक है, आइएगा, ऊ पैवर्ग उपधमानीय। अब क्या करते हैं, देखो दिमाग कैसे लगाएंगे। ऊ दिख रहा है, ऊ का भाई जो है वो अभी तक बचपन में है, आया नहीं है, जन्मा नहीं है, गर्भावस्था में है। ऊ का भाई गर्भावस्था में आया नहीं है। सर ये तो बात तगड़ी कह दी, तगड़ी कह ही दी मैंने तो। ऊ का भाई गर्भावस्था में अभी तक आया नहीं है, ठीक बात है सर, मान ली। पैवर्ग का क्या रोड़ा है? पैवर्ग का कोई रोड़ा नहीं है। आ जाओ, उपधमानीय किसे कहते हैं? उपधमानीय इसे कहते हैं फ अर्धविसर्ग फ, ये उपधमानीय है। ये कौन सा वर्ण है? वैदिक वर्ण है। कपौ कपौच है, कै पौच है, याद है ना, क पौच है। तो क पौच सूत्र क्या कहता है? कपौच सूत्र यही बात कहता है। यहां पर अपनी संधि का नियम बनेगा विसर्ग संधि का। कैसे बनेगा? ये विसर्ग संधि का निर्माण करेगा सर, ये नियम है ना, ये विसर्ग संधि का नियम निर्माण करेगा। विसर्ग संधि भी वैदिक संधि है, देखना एक उदाहरण से। यहां पर मैं इस संधि को समझाता हूं। ऊ का भाई आगे मिलेगा जो संधि का निर्माण करेगा साथियों, वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। यहां औष्ट से ही संबंध होगा उसका भी, पर देखेंगे। आओ यहां पर संधि का निर्माण करते हैं। विसर्ग संधि कैसे बनेगी? आप जब संधि में, विसर्ग संधि में कपौ सूत्र पढ़ेंगे तो आपका दिमाग बोलेगा कि सर वास्तव में आपने मजा आ गया, उस समय हमने ये बातें क्लियर कर ली थी बचपन में, ये तो हमारा बचपन चल रहा है। देखो यहां पर अपने सामने ये एक चीज दे रखी, इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं अर्धविसर्ग। क्या कहते हैं? अर्धविसर्ग, अर्थात पार्ट ऑफ विसर्ग, पार्ट ऑफ विसर्ग, है ना। विसर्ग शब्द का मतलब होता है विस, वी उपसर्ग सृज धातु और घय प्रत्यय। वी उपसर्ग सृज धातु घय प्रत्यय से विसर्ग शब्द का निर्माण होता है। जैसे विसर्ग है होना चाहिए, है ना, विसर्ग है, क्योंकि विसर्ग जो घय प्रत्यय लगता है वो पुल्लिंग में लगता है, हमेशा याद रखना, पुल्लिंग में, पुल्लिंग अर्थ में लगता है, ध्यान रखना। पुल्लिंग में विसर्ग शब्द का निष्पन्न होता है, तो अर्ध विसर्ग जो आया है वहां पर विसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति बताइए, वी उपसर्ग सृज धातु और घय प्रत्यय। घय प्रत्यय हमेशा पुल्लिंग में लगता है, जिसके अंत में अह आए तो ध्यान रख लेना वह निश्चित तौर पर घय प्रत्यय का उदाहरण है, तो विसर्ग बना। अब यहां पर हम इसको मान लेते हैं साहब अर्ध विसर्ग का तात्पर्य हम विसर्ग से लेते हैं। कैसे? नियम बनाते हैं। यहां पर देखो नियम क्या बन के आता है, नियम ये बन के आता है, चाहे स हो चाहे कोष्टक में अपना विसर्ग हो, उसके बाद में अगर क आ रहा है और प आ रहा है, क आ रहा है या प आ रहा है,
क पास क्या क ख दोनों ही आ जाए। यहां पर तो अपने उपध्मानी आ गया ना, या उपध्मानी कंडीशन लेते हैं प और फ। वैसे देखा जाए तो चारों ही आ जाते हैं, वो नियम उसमें बता दूंगा। यहां क्या आएगा, यहां पर दो कंडीशन बनेगी, एक बनेगी लौकिक और एक बनेगी वैदिक। लौकिक जो लोक में संस्कृत प्रसिद्ध थी, और एक वैदिक वेदों में संस्कृत प्रसिद्ध थी। ठीक है, लौकिक कंडीशन में हमेशा याद रखना इस विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा, और वैदिक कंडीशन में इसके स्थान पर ये हो जाएगा। तो ये उदाहरण बन जाएगा विसर्ग संधि का। कैसे, आओ देखो एक उदाहरण करते हैं। जैसे मैंने कहा बालस पठती, बालस पठती, देखो कहां से कंसेप्ट जुड़कर कहां पर बन रहा है। बालस पठती आपके सामने स दिख रहा है, आगे उपध्मानीय का पैवर्ग दिख रहा है, ओष्ठ से उच्चारण स्थल है, कोई दिक्कत नहीं। अब बालस पठती में एक तो लौकिक उदाहरण बनेगा, तो लौकिक उदाहरण क्या बन के आएगा साहब, बाल है पठती, जिसको हम वाक्य के रूप में निष्पन्न करते हैं। बाल है पठती, ये वाक्य बन गया बाल है पठती। और जब वैदिक उदाहरण बनता इसका, तो वैदिक उदाहरण क्या बनता सर, बाल अर्धविसर्ग पठती। तो ये उदाहरण जो है वो है लौकिक, और ये है वैदिक। यहां पर क और ख भी आएंगे, कब आएंगे, जब जीवामूली आएगा, जीवामूली है ना, तो वहां पर क और ख आएंगे। यहां पर लौकिक और वैदिक उदाहरण केवल उपध्मानी के मैंने बनाए हैं। जब बात आएगी यही का यह नियम, बस केवल पैप है की जगह क ख चेंज हो जाएंगे। बात समझ आ रही है, ये कंसेप्ट रहेगा। तो विसर्ग संधि का ये नियम बनेगा अपने सामने। तो देखिएगा कितना शानदार अपने उपध्मानीय नाम औष्ठव सीखा है। हमें ऊ का भाईचारा पता चलेगा, क्योंकि ऊ का भाईचारा भी किसका निर्माण करेगा, यण संधि का निर्माण करेगा। और कहां करेगा, मैं पहले बता देता हूं, वकारस्य दंतौष्टम, क्योंकि दंत और औष्ठ आधा उच्चारण स्थल, वह का उच्चारण स्थल औष्ठ होता है, और यण संधि का निर्माण करेगा। यण संधि पूरी वहां कंप्लीट हो जाएगी। आइएगा हम आगे चलते हैं, आगे क्या है। अगला और अंतिम सूत्र आज का हम पढ़ते हैं। सूत्र नंबर जितना भी है देख लेना भाई। आज का अंतिम सूत्र पढ़ते हैं और इनको कल देखेंगे। देखो यह सूत्र है, यम गण नाना नासिका और च द्योतक है, और का च द्योतक है, एक का ही नहीं होगा, इसमें दो दो उच्चारण स्थल माने जाएंगे, दो उच्चारण स्थल। हाँ सर, ये च द्योतक है दो उच्चारण स्थल का। कैसे सर, अर्थात यमगणना नाम नासिका च कहता है, एक तो नासिका है ही है, पर एक इनका स्वयं का उच्चारण स्थल भी होगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात। कैसे, आओ देखते हैं। ये है य म ग ण और न, इनके दो दो उच्चारण स्थल है। एक तो इनका उच्चारण स्थल है, सॉरी, एक तो इनका उच्चारण स्थल होगा अपना अपना, अपना अपना। कैसे सर, ये किस वर्ग में आता है, ये आता है च वर्ग में। ये किस में आता है सर, ये आता है प वर्ग में। ये किस में आता है सर, ये आता है क वर्ग में। ये किस में आता है सर, ये आता है ट वर्ग में। और ये किस में आता है सर, ये आता है ट वर्ग में। तो इस हिसाब से इनका उच्चारण स्थल क्या हो गया, च वर्ग तालु, प वर्ग औष्ठव, औष्ठव, क वर्ग कंठ, कंठ, ट वर्ग आ गया मूर्धा, और त वर्ग आ गया दंता। एक तो ये हो गया, बात समझ आई। एक इनका संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से इन सभी का, इनका इनका इन सभी का संयुक्त रूप से कौन सा हो जाएगा, एक संयुक्त रूप से नासिका।
संयुक्त रूप से। अब हमेशा याद रखना एग्जामिनर ऑप्शन में दोनों दे दे तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी माननी है, हमेशा याद रखना यह फर्स्ट प्रेफरेंस माना जाएगा हमेशा, और ये जो है हमेशा सेकंड प्रेफरेंस मानी जाएंगी ऑप्शन के आधार पर, ये जरूर ध्यान रखना। तो एग्जामिनर पूछ बैठे यम गणना अनुनासिका तो क्या करके आओगे, इसी प्रकार करके आओगे, याद रखना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखनी। अब यहां पर संधि की चर्चा करूं तो संधि की क्या चर्चा करूं, देखो बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं, ट्रिक मान लेना। संधि कौन सी होगी साहब, हल संधि होगी। सर आपने तो शानदार मजा दे दिया साहब, एक ही टॉपिक में इतनी चीजें। हाँ साहब, क्यों, इसीलिए अगर आपने एक अच्छे गाइडर से पढ़ा है तो आपको मजा आएगा ही आएगा, अगर आपने बढ़िया मेहनत की है तो आपको मजा आएगा ही आएगा। तो देखो किस प्रकार हल संधि कौन सी होगी, यहां पर हल संधि के देखो नियम बनता है। पहला आपको एक तरीका ध्यान रखना है, अगर पंचम वर्ण प्लस पंचम वर्ण, क्योंकि इनको पंचम वर्ण भी कहते हैं, पंचम वर्ण प्लस पंचम वर्ण, अगर आपको पंचम वर्ण प्लस पंचम वर्ण साथ में दिखाई दे तो वहां पर आप संधि कराना अनुनासिक, कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको पंचम वर्ण प्लस वर्गीय वर्ण दिखे शब्द के बीच में तो वहां संधि कराना आंखें बंद करके, जो चेहरा नजर आया वो भवानी शंकर का होगा। देखो अनुस्वार पर सवर्ण, अनुस्वार मैं लिख देता हूं, अनुस्वार पर सवर्ण, अनुस्वार यही पर सवर्ण सूत्र यही कार्य कहता है। पंचम प्लस वर्गीय वर्ण, देखो जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा, एतद मुरारी दोनों बनते हैं, पर मैं यहां पर बात कर रहा हूं पंचम वर्ण प्लस पंचम वर्ण। साहब देखो न और मैं साथ में है, न और मैं साथ में, पंचम वर्ण प्लस पंचम वर्ण साथ में, तो यहां संधि कौन सी होगी सर, मजा आ गया, इतना आसान तरीका, अनुनासिक, ठीक। और अब सर एक उदाहरण और बताओ इसका, देखो एक उदाहरण लिखा मैंने, अंकिता, अंकिता उदाहरण लिखा, यहां पर क्या दिख रहा है सर, पंचम प्लस वर्गीय वर्ण, ग, पंचम वर्ण के बाद में क्या आ रहा है, वर्गीय वर्ण आ रहा है, तो संधि कौन सी करके आओगी सर, संधि करके आएंगे यहां पर अनुस्वार पर सवर्ण। बोलो मजा आया कि नहीं आया, बोलो रे मजा आया कि नहीं आया, सर मजा आ गया, हकीकत बात यही है। अनुस्वार पर सवर्ण तो एतन मुरारी अनुनासिक होगी। देखो देखा जाए तो इसके विकल्प भाव पक्ष में भी उदाहरण बनता है, वो जब मैं संधियां पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। एतद मुरारी भी बनता है, एतद मुरारी, एतद मुरारी बनता है जसत्व का, क्योंकि तीसरे वर्ण की संधि जसत्व होती है, द त थ द तीसरा है। अंकिता में आपको विकल्प पक्ष में अंकिता ये भी देखने को मिलता है, अंकिता अनुस्वार है तो यहां अनुस्वार संधि। अब आपका दिमाग खुला होगा, सर मजा आ गया, क्यों ऐसी चीजें कंडीशन आई कि अगर हम वर्णों के साथ खेलना सीख जाते हैं बढ़िया तरीके से तो हमारे जिंदगी में कहीं पर भी उदाहरण करें, कहीं पर भी गलती से भी गलत नहीं होता है। ये साथियों हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी कि संधि पंचम वर्ण प्लस पंचम वर्ण क्यों कहा होगा, पंचम वर्ण वर्गीय वर्ण क्यों कहा होगा, ये सारी चीजें क्यों हुई होगी, है ना। आपके दिमाग में ये भी बैठ गया होगा कि यमगणना अनुनासिका चय सूत्र का कितना बड़ा महत्व है, चय सूत्र का क्या बड़ा महत्व, सर ने क्यों संधि उदाहरण दिए। ये सारे डिपेंड करते हैं आपकी तैयारी पर, आपके मेहनत पर। मेहनत हमेशा रंग लाती है, तो ये जरूर याद रखिएगा। आपका जो ग्रेड बेस की तैयारी कर रहे हो, आपको आनंद इतना शानदार आने वाला है कि आपने आचार्य भवानी शंकर शर्मा से क्यों पढ़ा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपने तैयारी कर ली, कक्षा का वीडियो देखने मात्र से याद होती है चीजें। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे साथियों, क्योंकि हमारे सिलेबस को बढ़िया पढ़ना है तो हमें इतना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यमगणना अनुनासिका चय सूत्र तक आप आराम से सीख गए होंगे। कल इसका दूसरा पार्ट आपको आराम से देखने को मिलेगा। तो तैयारी करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद साथियों।